चलो ध्यान दो सब। कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग बताओ। कल पिछले क्लास में क्या क्या बताए थे तुम लोग को। यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, ठीक है। कल रिवीजन था, आज रिवीजन ना है, तो इसलिए आज चलेंगे हम एकदम धीरे धीरे। ऐसे रहो। हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या बताए थे। यूरोप एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप जिसके यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत लगभग 40 से 50 देश आते हैं, ठीक है। 40 लिखा है, 40 से 50 लगभग, 40 लिखे तो ठीक है। उसके बाद बताए थे कि इस यूरोप महादेश के अंतर्गत हमें कुछ ही देशों को इसमें फॉलो करना है, यानी पढ़ना है। जैसे में कौन कौन था। जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। इटली का एकीकरण था। जर्मनी हो गया, जापान, फ्रांस, बोहेमिया, हंगरी और था देश। ये सब देशों को पढ़ना था। नेपाल भी है इसमें ना। ब्रिटेन होगा, पोलैंड, ईटी से डाल दिए, ईटी से, ठीक। यूरोप के बारे में हम जिक्र करने के बाद बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है, एकदम बारीकी ढंग से समझो। कोई हवा बनाने की आवश्यकता नहीं कि कल रिवीजन था तो स्पीड में पढ़ा दिए थे, आज रिवीजन है नहीं, स्लो मोशन से चलते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र और प्लस में वाद। वाद मतलब क्या बताते थे कि विचार या लगाव, या इसी को बोलते हैं प्रेम। राष्ट्र का मतलब समझती है कि देश हो सकता है, तो अपने देश के प्रति लगाव या देश के प्रति प्रेम भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद से जुड़े कुछ शब्दों को बताए थे। राष्ट्रवाद से जुड़े कुछ शब्द जैसे क्षेत्रवाद हो गया, क्षेत्रवाद जो अपने क्षेत्र को लगाव करे, क्षेत्र से अपने क्षेत्र के प्रति उसको प्रेम हो, उसकी भावना हो। जैसे मैं मान लो कि बीटा का कोई लेखन रहेगा, सपोजिट कोई बीटा का लेखन है, कोई विक्रम का लेखन है। अब इन दोनों में फाइट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो बीटा के अन्य लोग भी कहा जाएंगे कि विक्रम का लेखन आके बीटा में नहीं मार कर सकता, यानी उसको अपने क्षेत्र में अपने लोगों को भाई लगता है। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ क्षेत्रवाद कर रहा है। विक्रम में आकर अगर बेटा वाला मार करे तो विक्रम वाला कहेगा बेटा वाला आके मार देता ही, मार के चल देता है, कहेगा ना। दतियाना वाला गोविंदपुर जाके मार कर तो का कहा जाए, दतियाना वाला मार के चल जाए गोविंदपुर से। आ गोविंदपुर वाला यहाँ के मार कोई के मारने लगे तो दतियाना के लोग बोलेंगे तो गोविंदपुर के इतना शेर कि दतियाना से मार के चल जाए, होगा ना। तो ये सब क्या हुआ, क्षेत्रवाद। कोई हो सकता है परिवारवाद होगा, अपने परिवार के प्रति लगाव। फिर क्या हो सकता है परिवारवाद के बाद एक और है जातिवाद,
अपने जातिवाद, तो फलानवा जाते तो तू चिलनवा जाते, होता है। अगर कोई बोले तो ओने से बोले कि हम कोई राम जी हैं, एने से बोले कि तो हम चंद्रवंशी जी हैं, आओ टक्कर दोनों। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ? प्रचार, फैलना। हाँ, प्रसार मतलब फैलना होता है, प्रचार होता है फैलाना। प्रचार हम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को फैला रहे हैं, और प्रसार मतलब फैलना होता है। हाँ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, कैसे प्रसार हुआ, कैसे प्रसार हुआ, यानी बोल सकते कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार कैसे हुआ, यानी इसका लिख सकते क्या, कारण। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, कारण। तो पहला कारण इसका था, यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला कारण, फर्स्ट कारण था कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के काल, यानी फिर से जागना। पुनः मतलब फिर से, दोबारा, दोबारा जाग, तो पुनर्जागरण के काल से ही क्या हुआ, स्टार्ट हो क्या, जागरण। नहीं, देश नहीं है, पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना, मतलब दोबारा, यानी जब जागो तब सवेरा, तो पुनर्जागरण के काल में हुआ। दूसरा कारण इसका हो गया, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार का कारण क्या है, दूसरा था कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, बोलो, अरे बोलना, एकदम क्लियर बोलना। फ्रांस की क्रांति, अब इस फ्रांस की क्रांति के गो हुआ था, क्या एक गो हुआ था, नहीं, फ्रांस की क्रांति 3 गो हुआ। एक 1789 में हुआ था, सेकेंड 1830 में फ्रांस की क्रांति, और थर्ड 1848 में। इसे भी हम जानेंगे। हाँ, तीसरा यूरोप में राष्ट्रवाद का एक और कारण था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास। पहला है पुनर्जागरण के काल, दूसरा फ्रांस की क्रांति, और तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट का सैन्य अभ्यास। चौथा क्या हम इसका कारण बना सकते हैं, चौथा यहाँ बना सकते हैं कि यहाँ का शासन था निरंकुश था, निरंकुश शासन, जो किसी का बात ना करता हो, खुद अपना बात करता हो। 4 गो कारण लिखवा दिए। अब इस फ्रांस की पुनर्जागरण काल तो समझ रही है, पुनः मतलब फिर से जागना। तो क्या इससे पहले हम लोग देखेंगे कि अब इसका तो प्रसार हो गया कारण, अब इस कारण में क्या इसका प्रभाव भी होगा, प्रभाव भी कुछ पड़ा होगा ना। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। अब इस प्रसार का कारण जो बना, इसका, हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, इसका कारण हो गया। अब इस कारण का क्या कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई भी व्यक्ति की कोई युद्ध लड़ता हो, युद्ध लड़ता या कोई भी काम करता हो, उसका रिजल्ट निकलना जरूरी है। यानी रिजल्ट, उसको रिजल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणाम। उसका परिणाम भी होगा,
तो पहले इसके परिणाम देखेंगे हम बाद में। पहले क्या देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ। हाँ, फ्रांस के क्रांति के कारण क्या था, आखिर ये हुआ तभी तो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार फैला। अगर ये नहीं हुआ होता तो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार नहीं होता। तो फ्रांस की क्रांति देखेंगे, इसका कारण क्या है, एक एक देख लेंगे यहाँ से सबको, लाइन टू लाइन सब में देख लेंगे। पहला हम देख रहे हैं क्या, फ्रांस के क्रांति के कारण। नहीं, अभी लिखवा किस रहे हैं, अभी तो समझाएंगे उसके बाद। देखो फ्रांस की क्रांति के कारण, तो देखो फ्रांस की क्रांति हुआ जो कब हुआ था, पहला 1789 में। ठीक, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय यहाँ बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। अब इसका दादा परदादा अलग था। हम इस समय वहाँ का राजा कौन था, तो राजा था नहीं, लुई 16वां। उस समय वहाँ का राजा कौन था, यानी इसको शासक। एक पहले था 14वां, ये पहले था जिन्होंने एक शब्द बोला था, आई एम स्टेट, आई एम दी स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। ये भी बोला है। अच्छा देख लेते हैं बुक में देखो, मैं ही राज्य हूँ, आई एम दी स्टेट, लुई 14वां बोला होगा। देख लेते हैं बुक से। बुर्बो वंश का शासक कौन था, लुई 16वां। अब ये लुई 16वां था ना, जो कैसा शासक था, निरंकुश। निरंकुश शासक मतलब जो अपना बात करे, किसी और का बात ना सुने। दूसरा में यह था कि लुई 16वां बहुत खर्चीला था। लुई 16वां क्या है, खर्चीला था। खर्चीला के साथ साथ इसकी पत्नी थी जिसका नाम था क्या, मैडम डेवी, ऐसी कुछ करके नाम है इसका, डेविसी। और डेविसी या एक और नाम है कुछ। तो लुई 16वां की एक पत्नी था, यह बहुत बड़ा खर्चीला। ऐसे हूँ पत्नी ज़्यादा खर्चीला होती है। अगर कहीं जाना हो, सपोर्टेड कहीं भी जाना हो, एको रात कहला न जा रहा होगा। तो चलो मैडम डेविसी जो थे, ये भी निरंकुश था, ये तो लोलाई थी। समय भी ज़्यादा लेती थी और खर्च भी करती थी। अब इससे क्या हुआ ना कि लोगों का मन उब गया। क्या जनता का तो लोगों का मन उबेगा, तो क्या लोगों का मन उब गया सिर्फ इसके वजह से? नहीं, और कारण था। लुई 14वां एक दादा था। 16वां कहाँ, उस समय पहले किया होगा 1789 से पहले। लेकिन फ्रांस की क्रांति कब हुआ, 1700। उस समय किस वंश का शासन था, बुर्बो वंश। उस समय शासक कौन था, लुई 16वां। लुई 16वां कैसा राजा था, निरंकुश।
उसकी पत्नी थी वो हुआ खर्चीला था, बेफालतू। ये सब कहाँ के मिलेगा? थोड़ी के ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा कहाँ के? ऑस्ट्रिया। लेकिन अभी सबके छोड़ दो, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वही हम पॉइंट छांटे हैं धोनी के बुक से। हाँ, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वही आता है, उससे बाहर। क्योंकि देखो मैया के पॉलिटी के देखो बुक है, कॉपी है, जो पॉलिटी पढ़ाए हैं, और क्वेश्चन पेपर वहाँ है पॉलिटी के, मिला ले के एक मिल जाए, इतना गारंटी है। चलो छोड़ दो, इतना डीप मैडम डेविसी हो गए ना। अब निरंकुश शासन था। अब दूसरा कारण क्या था? पहला तो कारण नहीं हो गया, ये सब लतखोरपनाई कर रहा है। अब दूसरा लतखोरपनाई कौन करेगा? कि यहाँ 3 कैटेगरी में लोग विभाजित था। 3 कैटेगरी, हाँ। यहाँ समाज को क्या क्या कर दिया गया? समाज को 3 वर्ग में बांट दिया लोग। 3 वर्ग में कौन कौन था? एक था पादरी, एक दूसरा कुलीन, और तीसरा निम्न। पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। फ्रांस की क्रांति जब हुआ, जो तब का क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस में समाज को 3 वर्गों में बांटा गया, पादरी में, कुलीन में और निम्न वर्ग में। पादरी किसको कहते हैं? तो पादरी उसको बोलेंगे जो पूजा पाठ कराए। जैसे मैं पादरी, दूसरा बोलेंगे चर्च के जो पुजारी होता है, चर्च के पुजारी, उसको बोलेंगे क्या? पादरी। अभी चर्च किसका होता है? ईसा मसीह का। देखिए ईसा मसीह के वाइट पहने हुए रहता है, सब कहानी कौन मंत्र पढ़ता है ऐसा। तो वहाँ चर्च में कौन रहता है? पादरी। तो चर्च के पुजारी को क्या बोलेंगे? वो हमेशा ईसा मसीह की किताब पढ़ते रहेगा सब। कुलीन किसको बोलेंगे? जो नौकरी चाकरी करता हो। हाँ, जो नौकरी हो, धन सेठ टाइप का, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? कुलीन। नामकरण किसी का मत करो। जो नौकरी चाकरी कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? कुलीन। ये हमारे भारत में आ गया ना जातिवाद। ये भारत के बाहर के हम बात करते, कहाँ? फ्रांस। निम्न वर्ग के कौन था? जो निचली जाति। अब क्या था कि इन 3 को तो हो गया कैटेगरी। अब तीनों कहीं मिल के रह सकता है? नहीं। इसलिए तीनों में सबसे ज्यादा क्या था? असमानता। असमानता। तीनों में मिलजुट कहनो नहीं है। ऐसा तो कला हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अच्छा बात है कि हम लोग क्या है कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी कैटेगरी मिल रहे हैं ना। मान लो ऐजो 3 गो है, कोई के पादरी कहता, कोई के कुलीन कहता, कोई के निम्न जात कहता। तब तो नहीं, अभी तो मिल के रही था। लेकिन इस समय क्या था? इस समय मिल के नहीं रहता था, इसमें बहुत ज़्यादा असमानता था, अलग अलग। एक पढ़ी है ना, समानता और असमानता। जो सबको समान लेकर के चले, सबको समान बूझे समझे, उस समानता का भेदभाव है। यह असमानता बहुत ज़्यादा, पहले तो असमानता बहुत ज़्यादा था। दूसरा था कि इन दोनों को टैक्स नहीं दिया जाता था, नहीं, भले देना नहीं पड़ता था। इन दोनों क्या करता? टैक्स नहीं देता था। कौन?
पादरी और कुलीन टैक्स नहीं देता था, और सारा टैक्स का बोझ किसके ऊपर लद दिया गया? निम्न जाति पे, निम्न वर्ग पे। अब बताओ कि जब दो को व्यक्ति न दिया जाए, जिसकी जनसंख्या कम है, इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब समझती है ना? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में क्या हुआ, कम हो, वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में जाएगा, और जो ज़्यादा हो तो बहुसंख्यक। ये सब क्या था? पादरी और कुलीन अल्पसंख्यक था और निम्न बहुसंख्यक था। फिर भी लोग टैक्स नहीं देता और ये सब नहीं देता था, और इसे दिवाता था ज़्यादा। अब इससे मन उब गया लोग को क्या हो गया? मन उब गया। कहा कि तो बेकार चीज़ है, ये तो यानी कौन था राजा यहाँ? लुई लुई सोलहवां। वो लुई लुई मैं नहीं करना है, ठीक है? कैसे करते हैं अलग बारे से? लुई लुई ऐसे नहीं करता है, तो लुई लुई नहीं करना है। ये लुई सोलहवां था। बच्चा लोग के पनकाएगी ना, तो बच्चा लोग बड़ी के रोता है चाहे खिसियाता है। अभी भी कर दो सियान होके लेकिन में 5वां 6ठा में कर दो लुई लुई, तो जितना भजन कीर्तन होता ना, सब तोरा सुनेतन, एकदम बहुत प्रेम ढंग से भजन कीर्तन सुनेतन। उस भजन में इतना मिठास होगा। आजकल के बच्चा में के देखो, हम बताते हैं, लुई लुई करेगी तो लुई लुई जैसे करवा तो भजन सुनावत। हाँ, तब भजन सुनाएगा, रोएगा नहीं, भजन सुनाएगा। और भजन सुनाएगा तो उस भजन में इतना मिठास होगा, इतना मिठास कि तुम्हें वो अच्छा लगेगा और तुम उस समय हंसेगी। सिर्फ हंसता है बच्चा लोग। अगर तुम किसी बच्चे को पनकार रही है, तब तो वो गाली दे रहा चाहे रो रहा, तो कुछ करेगी, हंसेगी। सिंपल, यानी उसकी भाषण में वो मिठास है ना? लगता है कि हाँ हंसी बढ़ रहा है। और यही कारण और यही जड़ है जो बच्चों को बिगड़ने का जड़ होता है। बच्चा को बिगड़ने का जड़ मतलब यही है। आजकल क्या होता है, गार्जियन को देखो कि गार्जियन किसी प्रकार से अगर गार्जियन के सामने बच्चा गाली दे रहा है, छोटा बच्चा, तो गार्जियन खुश होता है, ऐसे जैसे में लगता है कि उसका बेटा रन जीत के आ गया। खुश होता है, हमारा बेटा गाली दे दिया, गाली, अरे तो कौन महान काम कर दिए, खुश हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश उससे। तो इसलिए बच्चा को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का हाथ है घर वाले का। घर वाले खुशी से होते हैं। चलो खैर, डोंट वरी। पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग के वो कारण बताएं? तीन चार वो कारण हो गया। पहला, फ्रांस के जो राजा था लुई 16वां, जो बोर्बो वंश का शासक था, वह कैसा था? निरंकुश। दूसरा, फ्रांस के में समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, पादरी, कुलीन और निम्न में। तीसरा काम क्या था? टैक्स का बोझ इस पे बना ना। हाँ, अब बताओ कि टैक्स का बोझ बन गया। अब बताओ कि इसका कारण हो गया फ्रांस के क्रांति के कारण। अब फ्रांस की क्रांति के कारण हो गया, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? अब लोग तो ये सब देख देख के मन उबिया के लोग के समझ नहीं। अच्छा ये बताओ, लुई 16वां शासक था जो
पूर्व वंश से संबंधित था। दूसरा क्या कर रही है, यहाँ का शासक निरंकुश था, निरंकुश। तीसरा जिस पर किसी का कोई अंकुश ना है, यानी जो अपने मनमौजी कर रहा हो। हाँ, अगर यहाँ खाए पिए के ढंग लगेला तो कारे लगम सबके। समाज 3 वर्ग में विभाजित था। कौन कौन? पादरी, कुलीन और निम्न। चौथा क्या था कि टैक्स का बहुत ज़्यादा बोझ निम्न वर्ग को। तीसरा चौथा हो गया ना। पांचवा था, पांचवा नहीं था, 4 ही था। अब देखो कि अब हमको ये बताओ कि तो कारण हो गया। अब ये सब फ्रांस के क्रांति के कारण बना। फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ बता देगी ना एक लाइन में। अगर पूछ दे कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ, लिखें। पॉइंट नहीं लिखना है, ये पॉइंट नहीं लिखना है। तो क्या करेगी, लिखेगी फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था, जो एक निरंकुश व्यक्ति था, निरंकुश शासन था। हाँ, निरंकुश शासक था। यहाँ पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग में, जिसमें पादरी और कुलीन जाति था जो टैक्स नहीं देता था। सारा टैक्स निम्न जाति को दिया जाता था, यानी निम्न वर्ग। और जिसके कारण फ्रांस में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब कोई भी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा टैक्स हो, किसी पर अन्याय करेगी बहुत ज़्यादा, तो अंत में तो विरोध करेगा ही ना। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, सपोर्टेड, किसी भी बच्चे को देखियो कि कोई बच्चे को किसी का माता पिता बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, अंत में वो क्या करता है, सहते 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 उस पिता के बाद या तो कोई गलत कदम उठा लेगा, और नहीं तो फिर वो अपने पिता या माता से लड़ना स्टार्ट कर देता है, लड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी विरोध करेगा, कहेगा कि तुम हमारे गलत कर रही है, गलत कर रहे हैं आप। अपने पिता को बोलेगा ना कि बार बार आप झूठों के बिना मतलब के हमें के ऊपर दबाव दे रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार फ्रांस में लुई 16वां जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे लेता, अपने लतखोरी करेगा और जनता के ऊपर क्या करेगा, बोझ ला देगा। माने जनता से टैक्स लो और खुद खर्ची करो। अब कुछ भी में रहे, इसको छोड़ दो, रहने दो ना, रहने दो, जने तने रहे। बनावटी कहानी ढेर बन सकता है तो नहीं के। अब बताओ एक और समझ लो कि कैसे निरंकुश शासन। घर में गार्जियन है, गार्जियन कमा नहीं रहे हैं, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे 3 बेटे 4 बेटे हो सकते हैं, कम आ रहा है, गार्जियन चुपचाप बैठा है। जबकि गार्जियन ये नहीं कि बूढ़ा हो चुके हैं, गार्जियन कमा सकते हैं, सही ढंग से अपने गार्जियन को चला सकते हैं। अब बताओ कि उन 4 व्यक्तियों में यानी 4 बेटों में चारों बेटा कमाने लायक हो, आ 2 बेटा को बैठैले है, आ 2 बेटा का कमो, आ बाकी उहे 2 गो पर प्रेशर डालले है कि सब घर तोरे चलाना है। अंत में वो दोनों बेटा क्या करेगा,
अलग होगा। अब अलग कब होगा? जब अपने पिता से वो बातों को रखेगा, विद्रोह करेगा। विद्रोह कोई करता है क्यों व्यक्ति? जब उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो। आंदोलन करना, विद्रोह यानी आंदोलन करना। अब बताओ कि ये आंदोलन करेगा तो बताओ कि सबसे ज़्यादा आंदोलन करने के बाद क्या इसका परिणाम भी आएगा कि नहीं आएगा? परिणाम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिजल्ट। अब इसको मिला क्या? रिजल्ट मिला। बताओ कि राष्ट्रवाद का प्रसार यूरोप में कैसे होगा? ये सब देखते हुए यहाँ ध्यान, लुई 16वां के इस सब शासक को देखते हुए यहाँ का जनता लोग क्या किया? विरोध कर दिया। विरोध किया फ्रांस में। अब जब फ्रांस में विरोध हुआ तो देखने को मिला कि फ्रांस लोकतंत्र बन गया। फ्रांस में लुई 16वां का अंत कर दिया शासक का। तब ये दोनों का अंत हो गया तो फ्रांस के देखते हुए बताओ, अगर एक बगल के घर में अगर नहीं कुछ काम हो रहा है तो ओकर बगल वाला सीखेगा कि नहीं सीखेगा? कि हम भी ये जो राजतंत्र से झेल रहे हैं, हम भी विरोध करें तो कहीं हम लोग का भी प्रजातंत्र मिल जाए, मिलेगा ना। तो यहाँ फ्रांस में देखा कि ये तो इन्हीं विरोध किया तो इन्हीं के प्रजातंत्र मिल गया, तो हमने कहा चुप बैठी, हमनियो विरोध करो। अब ऐसी विरोध धीरे धीरे जनता का शासन हो, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। इनमें अब्राहम लिंकन के कथन बताए थे तुम लोग को, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन का कथन है। अब पॉलिटी में था वो छोड़ दो, लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ही है। तो बताओ ये पॉइंट ऑफ परिणाम समझ में आया? ना समझ में? हाथ उठाओ। ना समझ में आया? हाँ उठाओ हाथ, हाथ उठाओ। हाँ चलो देखो कि लोकतंत्र की क्या हुआ? स्थापना हो गया, रिजल्ट आया। लुई 16वां का राजशाही जो राजतंत्र था वो अंत हो गया। यूरोप में इसके कारण क्या हो? यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार यानी फैलने लगा। एक जगह दे करके चारों तरफ प्रसार हो गया। सीखा इससे। अब उन्हीं के घूमने दो। चलो चलो चलो। चलो अब फ्रांस के क्रांति के कारण के बाद क्या बताए थे हम? यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे प्रसार हुआ था? पहला क्या बताए थे? पुनर्जागरण नहीं, पुनर्जागरण के काल से हुआ। दूसरा हुआ फ्रांस के क्रांति से, फ्रांस की क्रांति। और तीसरा हुआ नेपोलियन का सैन्य अभ्यास, नेपोलियन का सैन्य अभ्यास। अब बताते फ्रांस की क्रांति के परिणाम और कारण समझ में आया ना? अब हम आते हैं किसके ऊपर? नेपोलियन बोनापार्ट। अभी तो रुक जाओ, अभी तो दम धरो। अरे तो कहना है शुरू में ही बताओ, वो शुरू है कौन पढ़ाएं और हम। चलो अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। पहला देखो 1789 में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति होता है। फ्रांस की क्रांति होने के बाद 1791 में
राजशाही अंत होता है किसका? लुई 16वां का। कुछ समय के बाद 1799 में, अब बताओ कि इस समय जब अंत हो गया तो यहाँ से कोई शासक तो बनना चाहिए ना, कोई बना होगा, लेकिन बना नहीं था। बस ऐसे ही 1799 में सेनापति के रूप में नेपोलियन को रखा गया। 1700 और लोकतंत्र रहेगा तो बताओ कि हमारा देश लोकतंत्र है, तो हमारा देश अगर लोकतंत्र है तो क्या इसमें सबको प्रधानमंत्री बना दिया जाए? सिंपल। तो कोई एक ही को ना आगे रखा जाए हेड पॉइंट पर, तो उससे मैं किसको बनाया गया? नेपोलियन को। लेकिन नेपोलियन को से सेनापति से काम नहीं चला, तो नेपोलियन को 1804 में फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। बोले कि पिछला जो भी पढ़िए वो ताखा पर रख दो। वो कहाँ रख दो? ताखा पर, दीर्घा पर रख दो। अब बाकी जो हम पढ़ावी थे वो ध्यान दो। एकदम अगर तुम्हें के लगे थे कि भैया जो पढ़ावी था तो उल्टी पढ़ावी था, एक बार किताब के जाकर रीड करो, पढ़ना जरूरी है किताब को। 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। इसको कहीं कहीं देखो देगा सेनापति को, कहीं कहीं क्या देगा? काउंसलर। काउंसलर, हाँ हाँ, इसको देगा तो इसलिए इन्हें भाई दूसरा पति पढ़ रहे थे, हम तो काउंसलर पढ़ रहे हैं। अभी पर हड़ताल नहीं करना है, भूख हड़ताल। हम तो धरने प्रदर्शन देंगे, हमको तो उल्टी पढ़ा दिए हैं। 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। कौन बना? नेपोलियन। अब बताओ कि 1804 में बना तो इस समय हमारा यानी फ्रांस में आ गया था क्या? प्रजा, यानी प्रजातंत्र मतलब जनता का शासक होना चाहिए, लोग जितना प्रजा है उसका। अब इसमें क्या होगा कि 1804 में इसको राजा बना दिया, तो इसने अपना एक नियम लाया, नियम या कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? इसको नाम दिया गया क्या? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन क्या किया कि 1804 में जैसे सम्राट बना, छाने की देरी नहीं लाया, एक बिल पास किया, यानी एक कोड, एक नियम लाया, जिसका नाम रखा क्या? नेपोलियन संहिता। हाँ, नेपोलियन कुछ संहिता। अब बताओ कि नेपोलियन संहिता लाने का क्या उसका कुछ मकसद तो होगा ना। नेपोलियन संहिता लागू किया तो नेपोलियन संहिता लागू करने का मतलब है कि यहाँ जनता का शासन होना चाहिए, एकदम सब रूल रेगुलेशन से चलो। अगर बताओ कि घर में हो या कहीं भी हो, तुम रूल में नहीं रहेगी, तुम्हारा जीवन में नियम नहीं रहेगा, तुम बिना नियम के चलोगे, वो सब क्या होगा? बेकार चीज़ होगा। अगर देखो तुम लोग पढ़ाई कर रही हो, अभी पढ़ाई में हर दिन में समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्या पढ़ेगी, इतने विषय हैं। लेकिन अगर एक नियम बना लो कि 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ेंगे, 1 घंटा मैथ बनाएंगे, 2 घंटा मैथ रिवीजन करो। अब इस नियम को लेकर के चलेगी रोज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे नियम उतर जाएगा अपने आप में, रग में वाकिफ हो जाएगी, तो क्या होगा? सारा सिस्टम समझ में चला है। फिर लगा कि हाँ, गणितों खत्म होते जा रहा है, साइंसों खत्म होते जा रहा है, और SST भी खत्म होते जा रहा है, और शुरुआत में कुछ भी नहीं पता चलता।
अब नेपोलियन संहिता लागू किया, लेकिन क्या बताओ कि नेपोलियन से लोग खुश होंगे? नहीं। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर किसी का नियम लागू नहीं करते। जैसे मैं अभी फिलहाल समझ लो कि मोदी जी हैं, मोदी जी को छोड़ दो, मोदी जी दूर की बात है। तुम लोग घर में पापा जो काम करते हैं, क्या उससे तुम्हारा सभी व्यक्ति संतुष्ट होता है? नहीं, सब व्यक्ति संतुष्ट तुमसे नहीं होगा। तुम जो काम करेगी तुम्हारी मम्मी संतुष्ट होंगे, हो सकता है कि तोर भाई संतुष्ट ना हो तो तोर बात से। तो मम्मी के कोई सलाह दी था, मम्मी ये चीज़ होके चाहिए, भाई के हाँ तोरे का था कहेगा ना। तो तुम्हारी बातों से जब सब लोग संतुष्ट नहीं होगा तो हाई नेपोलियन की वजह से ही फ्रांस पूरा संतुष्ट कैसे रह जाएगा? ये राजतंत्र को ख़त्म करवा करके प्रजातंत्र बनवाया। अब बताओ कि प्रजातंत्र बनवाने के बाद किसी को राजतंत्र में ही भरोसा होगा? कोई अगर शक्तिशाली हो तो सोचेगा कि राजतंत्र रहता तो आज हम राजा रहेंगे, आगे चल के हमारे बेटे राजा बनेगा। प्रजातंत्र रहेगा तो आज हम राजा रहेंगे, कल कोई और राजा बन जाएगा। तो इनमें कोई कोई तो खुश नहीं होगा। तो नेपोलियन के वजह से एक व्यक्ति जात खुश नहीं था, जो था मेटरनिक। नहीं, मेटरनिक चाहता था कि दोबारा राजतंत्र आ जाए। हाँ, दोबारा क्या हो? राजतंत्र हो। मेटरनिक कैसा व्यक्ति था? तो मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी नहीं पढ़ी तो पढ़ी को चाहिए एसएसटी में। अगर नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ी। इसके बिना एसएसटी में पहला चैप्टर अधूरा है, तो समझिए था। हाँ, हो सकता है। मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी। अब प्रतिक्रियावादी कहते किसको हैं? हम हर एक वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे तुम लोग को, चाहे कोई भी शब्द आ जाए, इन्हें आ गया चाहे उधर, जो शब्द आ गया उस शब्द को क्या कर रहे हैं? विश्लेषण। प्रतिक्रियावादी कहते हैं किसको? किस व्यक्ति को बोलेंगे प्रतिक्रियावादी है? तो जनरल भाषा में समझो कि प्रतिक्रियावादी उसको बोलेंगे अच्छे कामों का विरोध करता है, जो अच्छे कामों का विरोध जो करता है, जो अच्छे कामों को क्या करेगा? विरोध करेगा। तो नेपोलियन के बाद से क्या था? संतुष्ट नहीं था, कह रहा है कि ना, मजा नहीं है प्रजातंत्र में, राजतंत्र ही सही था। तो मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था, लेकिन क्या बता, प्रतिक्रियावादी इसको बाद में करेंगे, पहले आते हैं यहाँ नेपोलियन पर। फिर से ये तो संतुष्ट इसको से नहीं था नेपोलियन से। तो क्या नेपोलियन से जब ये संतुष्ट नहीं था मेटरनिक, तो मेटरनिक अगर संतुष्ट नहीं रहेगा इसकी बातों से, तो इसकी बातों से तो और देश कोई संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। मेटरनिक के नेपोलियन के बाद से मेटरनिक अगर संतुष्ट नहीं था तो जरूरी है कि एगो संतुष्ट ना हो और दो चार को हो सकता है वो संतुष्ट ना हो। हाँ, सब होगा। अभी क्या किया? ये अच्छा काम के जो विरोध करता है ओकरा आदत देख ले होगा गांव घर में कान फुसकी करना, ओकर कान फोड़त, ओकर कान फोड़त, आ कुछ ना मिलत तो घर फोड़त। हाँ, घर फोड़नी का, घर फोड़नी कैसे हुआ है बताओ दे तो नहीं क्या? मान ल कि तोर पापा हाथ, मान लो तोर एक भाई है, दूगो, हम तो एक भाई जानते हैं, गोरखा खाली जानते हैं, गोरखा कमांडो। अब ये दूगो है, सपोज डेट कि समझो कि गोरखा कमांडो पढ़ रहा है, अब बड़का कमांडो पढ़ा नहीं,
तब बगल वाला जरे वाला क्या कहेगा, पहले पहले गोरखा नीमन से पढ़ा, मैट्रिक किया, इंटर किया, तैयारी कर रहा है कि किसको? हाँ, तो अब इसमें देखो, यहाँ हम समझा रहे हैं इसके लिए। अभी नौकरी, तो नौकरी तो निकलने के लिए तैयारी कर रहा है व्यक्ति, तैयारी कर रहा है ना। अब ये गोरखा तैयारी कर रहा है नौकरी का, तो नौकरी का जब तैयारी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो सामने वाला चाहे अगल पड़ोस वाला तो जलेगा, जलेगा ना। तो कहेगा तो भाई बड़का भाई बस देख बाबू योगा के प्रभावित हो आ तोरा भेज दिलू बाहर। ना ना, दूसरों को ही बोलता है बहुत ज़्यादा। तो तोर नौकरी ना हो तो तू करिया कर, तो तोरा कर तो देख, आज तू कमाई थे तो पढ़ी थी चुपचाप, आगे नौकरिया कर तो फिर अलग हो जाए, तो तू रह ऐसे ही संग हो जाए घर। तब क्या हुआ, ई फोड़ना। ये मेटरनिक जब अच्छा काम के विरोध कर रहा है, तो अच्छे काम का विरोध करने में इसको क्या हुआ, और लोग भी इसको विरोध किया। तब एक युद्ध होता है। हाँ, विरोध करेगा तो क्या चलेगा, युद्ध चलेगा ना, लड़ाई होत कि ना हो। दो भाई में विरोध कर, नहीं, कुछ देशों में होगा, जैसे में फ्रांस था और अन्य देश लग गया, कौन कौन, ऑस्ट्रिया लग गया, फ्रांसा लग गया, यूनान भी इसमें ले लो। इन सब देश मिलकर के एक देश से क्या किया, लड़ाई करना स्टार्ट किया। अब बताओ कि लड़ाई स्टार्ट किया तो इस युद्ध में, इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, वाटरलू का युद्ध। क्या हुआ कि इस वाटरलू के युद्ध में क्या करता है, हार जाएगा, पराजित हो गया नेपोलियन। कई लोग मिल करके अगर किसी एक पर हमला करेंगे तो पिटा ही न जाए, ये हार गया। और किसका यह नीति में कौन था, मेटरनिक। अब इस नीति में हारा कब, 1815। पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, 1804 में। अब इस नेपोलियन को क्या किया, लोग बंदी बना लिया। क्या किया, बंदी बना लिया। जब हार गया तो इसको क्या करेगा, बंदी बना लेगा। अब बंदी बनाने के बाद एक जेल में रखा, जिसका नाम है सेंट नामक हेलेना। सेंट नामक हेलेना ये क्या है, एक द्वीप है। द्वीप, द्वीप मतलब जैसे में इस पूरा समुंदर है, ठीक है, और समुद्र के बीच में टापू की तरह है, और इस पर एक जेल टाइप का बना दिया। और इस जेल में किसको रख दिया, नेपोलियन को। नेपोलियन हारा ना। कहीं कहीं तुम लोग का बुक में मिलेगा कि मित्र राष्ट्र ने फ्रांस पे हमला किया, या मित्र राष्ट्र ने मिल करके नेपोलियन को सेंट नामक हेलेना द्वीप में कैद करके रखा। हाँ, तो उसको मित्र राष्ट्र बोलते हैं, मित्र राष्ट्र। अब इस टापू में रखने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत कम भोजन, बीच में पानी, सुनसुनाटा किसी एरिया में रख दो तो ये क्या करेगा, ये बेचारा को तो जो ऐसे होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा ना, वो ऐसे से ऐसे हो जाएगा। अरे
अगर मोटा रहेगा तो पतला तो हो जाएगा ना बेचारा, खाना मिलेगा नहीं तो बीच द्वीप में। और इसके बाद नेपोलियन 1821 में मर जाता है, यानी 1821 में नेपोलियन का कहाँ हो जाता है। अरे पहले तो किताब पढ़ेगी तब तो, इसी तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी है। 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन का अंत हो गया। 1815 ही में अंत हुआ, मारा कब 21 में, लेकिन हारा कब 1815, अंत हो गया। अब 1815 में जब इसका अंत हुआ, इसी को बोलेंगे क्या, नेपोलियन युग। नेपोलियन युग यानी नेपोलियन युग कब से कब तक चला, पूछेगा तो बताना कब, 1804 से 1815। अरे 15 में तो हार ही गया, भले मारा 21 में जा करके, लेकिन हारा कब 15 में। तो नेपोलियन युग कब से कब तक चला, 1804 से 1800, इसको नेपोलियन युग बोलते हैं।